अच्छा जी, आज जो एरिया हम कवर अप करेंगे वो रिलेट कर रहा है किससे? सर्विस कॉस्टिंग से। अब ये बात याद रखना यार, सर्विस कॉस्टिंग होती क्या है। पहले तो हम बात करेंगे यहाँ पे कि हमारा बिजनेस तीन डिफरेंट अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन ना, हमारे पास तीन तरह के बिजनेसेस होते हैं। बिजनेस या बिजनेसेस अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन। जो मेन बिजनेस है वो हमारे पास तीन तरह के। अगर हम बिजनेस को डिवाइड करते हैं किसके ऊपर? ऑपरेशन के ऊपर। पहला बिजनेस जो हमारे पास आता है उसको हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। भाई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर आप करते क्या है? पहले आप किसी स्पेसिफिक यूनिट को मैन्युफैक्चर करते हैं। मैन्युफैक्चर करने के बाद उसको मार्केट में सेल आउट करते हैं। ये बात मानने वाली है कि हमेशा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होती है और बेसिकली आपके पास जो है वो उसको सेल आउट करने की कॉस्ट ज़्यादा है। मैं तीन चार एग्जाम्पल आपके सामने लूँ तो हम यहाँ पे यूनिलीवर की एग्जाम्पल ले सकते हैं, ये एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। हम बाटा की एग्जाम्पल ले सकते हैं, ये एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। हम पीएनजी प्रॉक्टर एंड गैम्बल की एग्जाम्पल ले सकते हैं, ये एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। हम एग्जाम्पल ले सकते हैं बेसिकली स्टील प्रोड्यूसर की, सही है, ये एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है। हम यहाँ पे बात कर सकते हैं किसकी? हम बात कर सकते हैं फूड कंपनी की। हम जैसे बात करते हैं बेसिकली यूनिलीवर के एक ब्रांड की जिसका नाम है लक्स, ये भी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इसके अंदर हो क्या रहा है बेसिकली, पहले हम यूनिट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर करने के बाद उसके बाद मार्केट में उसे क्या कर रहे हैं? सेल आउट कर रहे हैं, और सेल आउट करके प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। तो ये कहलाएगा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन दूसरा बिजनेस जो हमारे पास होता है, पहला होता है मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा होता है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग बिजनेस क्या होता है? जो पहले यूनिट्स को परचेज करता है, परचेज करने के बाद उसे मार्केट के अंदर सेल आउट करता है। जैसे कि चेज़अप खुद मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता, बल्कि पहले यूनिट को मार्केट से परचेज करता है, उसके बाद सेल आउट कर देता है। उसके बाद हम बात करते हैं इम्तियाज़। इम्तियाज़ भी बेसिकली खुद मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता, बल्कि पहले मार्केट से सेल आउट करता है यूनिट्स। यूनिट सेल आउट करने के बाद उसे यूनिट परचेज करने के बाद उसे मार्केट में सेल आउट कर देता है। जर्नल स्टोर, ये भी मार्केट में यूनिट को सेल आउट कर रहा है। उसके बाद स्मॉल वेंडर, जितने भी स्मॉल वेंडर होते हैं उनका काम क्या होता है? उनका काम ये होता है कि मार्केट से यूनिट को खरीदें, खरीदने के बाद थोड़ा सा प्रॉफिट रख के उसको मार्केट के ऊपर सेल आउट करते हैं। तो ये बिजनेस कहलाता है ट्रेडिंग बिजनेस। शेयर जो कंपनीज खरीदती हैं, शेयर ट्रेडर्स, तो ये भी बेसिकली इनका काम क्या होता है? सस्ते रेटों के ऊपर शेयर्स को खरीदना और फिर महंगो रेटों के ऊपर उसे सेल आउट करना। तो ये हमारे पास आ गए ट्रेडिंग बिजनेस। तीसरा जो बिजनेस होता है वो कहलाता है बेसिकली सर्विसिंग बिजनेस। सर्विसिंग बिजनेस क्या होता है? ये बेसिकली अपनी सर्विसेज दे रहा होता है। इसके बारे में अगर हम एग्जांपल्स लें तो ये बेसिकली जितनी भी एयरलाइंस है दुनिया में, ये सारी की सारी अपनी सर्विसेज दे रही हैं। जितनी भी रेलवे कंपनी है, ये सारी की सारी अपनी सर्विसेज दे रही हैं। जितने भी होटल्स हैं, ये सारे के सारे अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। जितनी भी ऑडिट फर्म्स हैं, ये सारी की सारी अपनी सर्विसेज दे रही हैं। जितने भी बेसिकली हॉस्पिटल्स हैं, ये सारे के सारे अपनी सर्विसेज देते हैं। अब ये सर्विसेज में और मैन्युफैक्चरिंग में फ़र्क क्या होता है, यानी सर्विस देने में और प्रोडक्ट देने में फ़र्क क्या होता है, वो अभी आगे जाके देखेंगे। ये मैंने छोटी छोटी एग्जांपल ली है। इसके अलावा पाकिस्तान में उबर काम कर रही है, ये एक सर्विसिंग बिजनेस है। करीम काम कर रही है, ये एक सर्विसिंग बिजनेस है। ये क्या कर रहे हैं बेसिकली? आपको फिजिकल आउटपुट नहीं दे रहे, बल्कि आपको अपनी सर्विसेज दे रहे हैं ताकि आप उनकी सर्विसेज को यूज़ करें और उन कंपनीज को प्रॉफिट हो। इंटरनेट प्रोवाइडर हो गया, जैसे पाकिस्तान में जो है वो टेलीनॉर हो गई, ये बेसिकली एक सर्विसिंग बिजनेस है। सही है। पाकिस्तान में पहले एक कंपनी थी वतीन के नाम से, इंटरनेट प्रोवाइडर। अभी बहुत सारे इंटरनेट प्रोवाइडर्स हैं, ये भी बेसिकली सर्विस देते हैं किसकी? ये भी सर्विसिंग बिजनेस के अंदर आते हैं। अब हम यहाँ पे बेसिकली देखेंगे फीचर्स ऑफ सर्विस इंडस्ट्रीज। फीचर्स ऑफ सर्विस इंडस्ट्री, यानी वो कौन से ऐसे फीचर है, वो कौन सी ऐसी खसूसियात है जो सर्विस इंडस्ट्री के अंदर होती है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर नहीं होती। तो अगर हम यहाँ पे फीचर्स ऑफ सर्विस इंडस्ट्री को देखते हैं तो उसमें सबसे पहला फीचर आपके पास क्या आएगा कि सर्विसिंग इंडस्ट्री के अंदर फिक्स कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। तो फिक्स कॉस्ट इज अ मेजर पार्ट, फिक्स कॉस्ट इज अ मेजर पार्ट ऑफ टोटल कॉस्ट। तो पहला क्या हो गया? फिक्स कॉस्ट इज अ मेजर पार्ट ऑफ टोटल कॉस्ट। तो सबसे पहला एरिया हो गया फिक्स कॉस्ट इज अ मेजर पार्ट ऑफ टोटल कॉस्ट। आपको पता है सारी की सारी फिक्स कॉस्ट जो होती है वो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है। तो दूसरा पोर्शन क्या हुआ? दूसरा पोर्शन हुआ इनडायरेक्ट कॉस्ट इज अ मेजर पार्ट ऑफ टोटल कॉस्ट।
इनडायरेक्ट कॉस्ट इज अ मेजर पार्ट ऑफ टोटल कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट इज अ मेजर पार्ट ऑफ टोटल कॉस्ट। तो अगर हम फिक्स कॉस्ट की बात करेंगे, अगर फिक्स कॉस्ट जो है वो मेजर पार्ट है टोटल कॉस्ट का, तो इसका मतलब है वो सर्विस इंडस्ट्री है। क्यों? देखिए, हम एक इंस्टीट्यूट की बात करते हैं तो वहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट बहुत कम है, हम एक यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो वहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट बहुत कम है, क्योंकि मटेरियल की कॉस्ट है ही नहीं। तो इसका मतलब है यहाँ पे ज्यादातर कॉस्ट क्या होती है? फिक्स। तो मेजर कॉस्ट जो आपके पास होती है उसको हम क्या कहते हैं? फिक्स कॉस्ट। तो यहाँ पे फिक्स कॉस्ट जो होगी वो मेजर पार्ट होगी किसका? टोटल कॉस्ट का। दूसरा, इनडायरेक्ट कॉस्ट जो होगी वो मेजर पार्ट होगा किसका? टोटल कॉस्ट का। तो फिक्स कॉस्ट इज अ मेजर पार्ट ऑफ टोटल कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट इज अ मेजर पार्ट ऑफ टोटल कॉस्ट। तीसरा, आउटपुट इज इंटेंजिबल। आउटपुट क्या होगा? इंटेंजिबल होगा। आउटपुट को आप फिजिकली आउटपुट को आप फिजिकली टच नहीं कर सकते। अच्छा, दोबारा एक दफा डिस्कस कर रहा हूँ। आउटपुट जो है यहाँ पे क्या होगा? इंटेंजिबल होगा। आउटपुट को आप फिजिकली टच नहीं कर सकते। जैसे आपको एक सर्विस मिल रही है, किसकी? सेलुलर नेटवर्क जो है वो आपको कॉल की सर्विसेज दे रहे हैं, तो क्या उसकी सर्विस को आप फिजिकली टच कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। एक कंपनी बेसिकली आपको होटल अपनी सर्विसेज दे रहा है, होटल तो नहीं दे रहा ना, वो आपको एक सर्विस दे रहा है, आप होटल को क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। एयरलाइन कंपनीज आपको एक सहूलत दे रही है कि आप उनके थ्रू ट्रैवल कर सकते हैं। वो आपको पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट नहीं दे रहे, वो आपको एक सर्विस दे रहे हैं कि आप उनकी एयरक्राफ्ट को यूज कर सकते हैं। तो वो कंपनीज जो आपको अपनी सर्विस देती हैं, उन कंपनीज का जो आउटपुट होता है वो इंटेंजिबल होता है, सर्विस होती है, ना कि फिजिकल आउटपुट आपको मिलता है। तो आउटपुट क्या होता है? इंटेंजिबल होता है। उसके बाद, आउटपुट कैन नॉट बी स्टोर्ड। आउटपुट जो है उसे आप स्टोर नहीं कर सकते। मैं इसके बारे में आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे आप एक कॉन्सर्ट के अंदर गए, कॉन्सर्ट में जाने के बाद एक बंदे से आपने कहा, अच्छा कॉन्सर्ट में जाके आपने कॉन्सर्ट की मूवी बना ली। कॉन्सर्ट की मूवी बनाने के बाद आपने कहा कि यार मैंने देखो ये कॉन्सर्ट को ना स्टोर कर लिया, अब एक काम करो सिंपल सा, मैं तुम्हें कॉन्सर्ट की वीडियो दे देता हूँ, जितने मैंने पैसे दिए थे ना कॉन्सर्ट में, जितने का टिकट था, तो मुझे उतने टिकट टिकट के पैसे दे दो। तो कहेगा भाई सिंपल सी बात यह है कि आप मुझे कॉन्सर्ट की वीडियो दिखा रहे, ना कि कॉन्सर्ट में लेके जा रहे। असल में जो अमाउंट हमने पे की वो उस इम्बियांस की थी जो वहां पे जाके आपने लिया, वो सर्विस जो उस वक्त आपने रिसीव कर ली, ना कि रिकॉर्डिंग की। इसी तरह जब हम टीचिंग की बात करते हैं तो इसकी जो आउटपुट है उसे भी स्टोर नहीं कर सकते। मतलब अब ऑनलाइन की बात करें तो यहाँ पे तो स्टोर हो जाता है, लेकिन फिजिकली अगर आपने वीडियो भी बना ली, उस इम्बियांस को आप स्टोर नहीं कर सकते। मैं इसके बारे में एक एग्जाम्पल आपको और देता हूँ। आपकी कंपनी के खिलाफ किसी कंपनी ने सूट फाइल किया, हियरिंग होनी शुरू हुई। आपने बचपन में सोचा था कि यार मैं भी लॉयर बनूंगा, लेकिन बाद में जाके सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए। आपने जब सोचा था कि मैं लॉयर बनूंगा और सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए, तो आपने सोचा कि यार लॉयर तो नहीं बन सका, चलो एक काम करता हूँ, कंपनी जो डिफेंड कर रही केस उसकी हर हियरिंग के अंदर पहुंचता हूँ। अब जितनी भी हियरिंग हुई, हर हियरिंग के अंदर आप कोर्ट के अंदर मौजूद थे। आपने देखा वकील साहब जो है केस कैसे लड़ते हैं, अपने आर्गुमेंट कैसे देते हैं, सही है, कौन कौन से पॉइंट के ऊपर क्या क्या बातें की जाती है, आपने एक केस में देख लिया। अगला केस कंपनी के ऊपर हुआ, आपने कहा कि यार कोई मसले वाली बात ही नहीं है, क्योंकि मैं देख चुका हूँ वकील साहब की सर्विसेज को, मैंने अपने अंदर उसको एब्जॉर्ब कर लिया, स्टोर कर लिया, अब नया केस मैं खुद लड़ लूंगा। ऐसा नहीं हो सकता। जैसे एक डॉक्टर ने आपको देखा, सिम्टम्स का आइडिया लगाया, आपको मेडिसिन रिकमेंड करके दी, अगली दफा आप दोबारा बीमार होते हैं, पुरानी वाली प्रिस्क्रिप्शन नहीं निकालेंगे। ये बात मानने वाली है कि पाकिस्तान में लोग पुरानी वाली प्रिस्क्रिप्शन निकाल के पुरानी वाली दवाई खा के सेहतियाब होने की कोशिश करते हैं, लेकिन जनरली अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं होगा। उस वक्त के सिम्टम्स में आज के सिम्टम्स में फर्क होगा। इसलिए ये बात याद रखिएगा कि जो आउटपुट आपको मिल रहा होता है, क्योंकि वो हाईली पैरिशेबल होता है, वो क्या होता है? हाईली पैरिशेबल। तो उसे आप जो है वो बेसिकली क्या नहीं कर सकते? उसे आप स्टोर नहीं कर सकते। तो आउटपुट स्टोर नहीं होगा। और आउटपुट जो है वो स्टोर नहीं होता, एक और बात भी आती है, वो क्या होती है? आउटपुट में वेरी इन सर्टेन सिचुएशंस। आउटपुट जो है वो वेरी करता है सर्टेन सिचुएशंस के अंदर। जैसे आपका आउटपुट है ना, आपने आउटपुट दिया, आउटपुट जो है वो वेरी करेगा सर्टेन सिचुएशन के अंदर। जैसे सपोज करें कॉन्सर्ट करने के लिए एक सिंगर आया है, वो अपनी सर्विस दे रहा है, उस दिन सिंगर का मूड इतना अच्छा नहीं है, इतनी अच्छी सर्विस नहीं आएगी। जिस दिन जो है वो सिंगर का मूड अच्छा होगा, उस दिन अच्छी सर्विस आएगी। तो जो बात है वो ये है कि सर्विसेज वेरी कर रही है सिंगर के मूड के ऊपर। यहाँ पे क्योंकि ह्यूमन आउटपुट होता है, यहाँ पे जो आउटपुट होता है वो क्या होता है? ह्यूमन आउटपुट होता है, तो उसके अंदर वेरिएशन आ सकती है।
लेकिन जैसे शैम्पू है, तो शैम्पू जो कंपनी सेल आउट कर रही है वो सर्विस बिजनेस के अंदर नहीं है। तो ये बात याद रखिएगा, जो कंपनी शैम्पू सेल आउट कर रही है, शैम्पू की हर बॉटल के अंदर एक जैसे इंग्रेडिएंट्स होंगे, लेकिन जब आप सर्विस देते हैं, ह्यूमन सर्विस देते हैं, तो उसके अंदर चेंज आ सकता है। तो ये आपके पास आ गए फीचर ऑफ सर्विस कॉस्टिंग, या आपके पास आ गए सर्विस कॉस्टिंग। इस एरिया को आप अपने पास कॉपी कर लें, उसके बाद फिर आगे की तरफ मूव करें। अच्छा जी, हमारे पास जो नेक्स्ट एरिया है, जब हमने ये वाला एरिया अपनी जगह पे वाइंड अप कर लिया, तो हम यहाँ पे बात करेंगे बेसिकली कॉस्ट यूनिट की। अगर हम सर्विस इंडस्ट्री के कॉस्ट यूनिट की बात करते हैं, यानी प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो हमारे जहन में ये तो आता है कि बेसिकली जब यूनिलीवर कंपनी अपने लक्स ब्रांड का एक बार सोप सेल आउट करेगी, तो वो बेसिकली उसकी प्रोडक्ट है। लेकिन जब हम बात करेंगे सर्विस इंडस्ट्री की, तो सर्विस इंडस्ट्री की प्रोडक्ट क्या है? तो प्रोडक्ट के लिए हमें थोड़ी सी इसकी तरफ आना पड़ेगा। हम यहाँ पे कंपनीज नहीं रखेंगे, बल्कि हम यहाँ पे इंडस्ट्री रखेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी? हम बात कर रहे हैं यहाँ पे लॉजिस्टिक कंपनी की, जो बेसिकली हैवी आइटम्स को जो है वो बेसिकली ट्रांसफर करने की हमें फैसिलिटीज देनी होती है। अगर हम लॉजिस्टिक्स की बात करेंगे, लॉजिस्टिक कंपनी की बात करेंगे, तो उनके लिए जो कॉस्ट यूनिट होगा वो बेसिकली होगा टन माइल। अगर आप ज्यादा टन भेजते हैं, आपको ज्यादा कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। अगर माइल ज्यादा है, तो आपको ज्यादा कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। तो लॉजिस्टिक कंपनी के लिए टन माइल एप्रोप्रिएट कॉस्ट यूनिट होगा। अगर मैं बात करता हूँ रेलवे कंपनी की, तो रेलवे कंपनी के अंदर जो है वो बेसिकली आएगा पैसेंजर किलोमीटर। ज्यादा पैसेंजर होंगे ज्यादा कॉस्ट, कम पैसेंजर होंगे कम कॉस्ट। ज्यादा किलोमीटर होंगे ज्यादा कॉस्ट, कम किलोमीटर होंगे कम कॉस्ट। अगर मैं होटल की बात करता हूँ, तो होटल के अंदर जो हमारे पास आएगा वो बेसिकली आएगा गेस्ट डे। ज्यादा गेस्ट आएंगे ज्यादा कॉस्ट, कम गेस्ट आएंगे कम कॉस्ट। ज्यादा दिन स्टे करेंगे ज्यादा कॉस्ट, एक फैमिली के 2 बंदे आते हैं कम कॉस्ट अमाउंट लेंगे, एक फैमिली के 4 बंदे आते हैं ज्यादा अमाउंट लेंगे। ज्यादा दिन स्टे करेंगे ज्यादा अमाउंट चार्ज करेंगे, कम दिन स्टे करेंगे कम अमाउंट चार्ज करेंगे। गेस्ट डे आ गया। होटल, रेलवे और लॉजिस्टिक हो गया। उसके बाद बात करते हैं हॉस्पिटल की। हॉस्पिटल का जो आपका कस्टमर होता है उसको कहते हैं पेशेंट। तो यहाँ पे जो आएगा वो बेसिकली आएगा पेशेंट डे। ये हमारा कॉस्ट यूनिट हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ किसकी, रेलवे देख लिया। अगर हम एयरलाइन की बात करते हैं, तो एयरलाइन के अंदर भी वही होगा, पैसेंजर किलोमीटर। पैसेंजर किलोमीटर, ये हमारा कॉस्ट यूनिट है। अच्छा जी, अगर हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं ऑडिट फर्म की। तो ऑडिट फर्म के जो कस्टमर होते हैं उनको हम कहते हैं क्लाइंट। तो यहाँ पे जो आएगा वो बेसिकली क्या आएगा, क्लाइंट आर। क्लाइंट आर बेसिकली इनकी प्रोडक्ट होगी। उसके अलावा अगर मैं यूनिवर्सिटी की बात करता हूँ, तो यूनिवर्सिटी उन कोर्सेज की कम अमाउंट चार्ज करते हैं जिनके ऊपर कम आर्ज लगते हैं, और उन कोर्सेज की ज्यादा अमाउंट चार्ज करते हैं जिनके ऊपर ज्यादा आर्ज लगते हैं। तो यहाँ पे जो एप्रोप्रिएट कॉस्ट यूनिट होगा उसको कहेंगे स्टूडेंट आर। तो ये हमारे पास जो है वो स्पेसिफिक कॉस्ट यूनिट आ गए। इनको आप अपने पास कॉपी कर लें। उसके बाद फिर कुछ नए एरियाज की तरफ आते हैं। अच्छा जी, ये वाला एरिया आप लोगों ने कॉपी कर लिया। अब मैं जरा इसके ऊपर ना कुछ अलग सी कैलकुलेशन करवा दूं, कुछ चीजें आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ, जरा उसको देखिएगा। हमारी कंपनी का काम, जो बेसिकली हमारी कंपनी है वो लॉजिस्टिक कंपनी है। वो 3 तरह के पार्सल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचा रही है। पार्सल जो हमारे पास है वो बेसिकली 2-3 है। पहला पार्सल है हमारे पास ए, दूसरा पार्सल है बी, तीसरा पार्सल सी, चौथा पार्सल है डी। 4 पार्सल है, सही। हर पार्सल अलग अलग डिस्टेंस के ऊपर जा रहा है। तो इसके जो डिस्टेंस है वो कुछ इस तरह है। पहले वाले का डिस्टेंस है 200 किलोमीटर, ये जा रहा है हैदराबाद। दूसरे वाले का डिस्टेंस है 200 किलोमीटर, ये भी जा रहा है हैदराबाद। तीसरे वाले का डिस्टेंस है 200 किलोमीटर, ये भी जा रहा है हैदराबाद। और चौथे वाले का डिस्टेंस भी 200 किलोमीटर है, ये भी कहाँ पे जा रहा है, हैदराबाद। लेकिन इन तीनों के वेट के अंदर फर्क है। सबसे छोटा पैकेज जो है, ये सबसे छोटा पार्सल जो आपके पास है वो है ए। उसके अंदर जो केजी है आपके पास वो है 300 केजीज। जो दूसरा वाला पार्सल है वो है 1000 केजीज के ऊपर। तीसरा वाला पार्सल है 700 केजीज के ऊपर। चौथा वाला पार्सल है आपके पास 1500 केजीज के ऊपर। सही है जी। जो कॉस्ट है यहाँ पे वो बेसिकली है अराउंड कोई $1750 की। यानी ये पूरा ट्रक यहाँ से हैदराबाद तक जाने में जो कॉस्ट बेयर करेगा वो बेयर करेगा तकरीबन $1750। हमने कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ ए, बी, सी एंड डी।
इन चारों पार्सल की कॉस्ट कैलकुलेट करें। तो बड़ा सिंपल सा वे इनकी कॉस्ट कैलकुलेट करने का, क्योंकि इनका डिस्टेंस सेम है तो डिस्टेंस की बेसिस के ऊपर कॉस्ट को एलोकेट करना बिल्कुल गलत है। ज़्यादा बेहतर क्या है कि वेट की बेसिस के ऊपर अमाउंट को कैलकुलेट किया जाए। तो हमारे पास यहाँ पे जो बेसिकली कॉस्ट आ रही है वो आ रही है तकरीबन कोई 1750। बेसिस जो हम यहाँ पे यूज करेंगे वो बेसिकली यूज करेंगे ये वाली 300 प्लस 1000 प्लस 700 प्लस 1500। टोटल जो आंसर बन रहा है वो बन रहा है 3500। 1750 को 3500 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 0.5। ये कहलाएगा 0.5 पर केजी। अब जिसके ऊपर जितने केजी यूज कर रहे हैं उतने केजी से मल्टीप्लाई कर लें। ए में केजी यूज कर रहे हैं 300, बी में केजी यूज कर रहे हैं ए बी सी डी जी 0.5 केजी पर केजी, और केजीज कितने 300। दूसरे वाले में केजीज कितने, दूसरे वाले में केजीज है 1000। तीसरे वाले में केजीज कितने 700। चौथे वाले में केजीज कितने 1500। तो पहले वाले की अमाउंट क्या आएगी, पहले वाले की अमाउंट आएगी 150, दूसरे वाले की अमाउंट आएगी 300, सॉरी दूसरे वाले की अमाउंट आएगी 500, तीसरे वाले की अमाउंट आएगी 350 और चौथे वाले की अमाउंट आएगी 750। सही है जी। तो ये आपके पास बन गया पहला एरिया जिसके अंदर वेट जो है वो सिमिलर था, लेकिन आपके पास जो डिस्टेंस है वो अलग अलग है। तो उसकी बेसिस के ऊपर आपने कॉस्ट को एलोकेट कर दिया। इसे कॉपी कर लें, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, वहां पे जाके अगले एरिया की तरफ आता है। चले जी, ये वाला एरिया कॉपी कर लिया, थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। उसके बाद हमारे पास दोबारा से 4 पार्सल है। पहला पार्सल जो हमारे पास है वो बेसिकली है ए, दूसरा पार्सल है हमारे पास बी, तीसरा पार्सल है हमारे पास सी, चौथा पार्सल है हमारे पास डी। और पार्सल के बाद जो हमें कॉस्ट दी हुई है वो बेसिकली कुछ इस तरह दी हुई है। पार्सल के साथ हमें दिया हुआ है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे जो हमें दिया हुआ है वो बेसिकली दिया हुआ है डिस्टेंस, और डिस्टेंस के अलावा दिया हुआ है वेट। सही नहीं। अब डिस्टेंस और वेट की तरफ अलग अलग आते हैं। डिस्टेंस पहले वाले का है तकरीबन 200 किलोमीटर, तकरीबन ये जा रहा है हैदराबाद लगा लें। दूसरा जा रहा है 400 किलोमीटर, सपोज कर लें कि ये जा रहा है बेसिकली सक्खर। तीसरा जा रहा है 600 किलोमीटर। 600 किलोमीटर का मतलब है ये जा रहा है तकरीबन सादकाबाद, जो कराची और लाहौर के दरमियान में आता है। उसके बाद आ गया डी, ये जा रहा है 1200 किलोमीटर दूर, सपोज करें लाहौर जा रहा है। सही। अब यहाँ पे जो वेट दिया हुआ है वो वेट सबका एक है। पहले वाले का वेट है 1000 केजीज, दूसरे वाले का भी वेट है 1000 केजीज, तीसरे वाले का वेट है 1000 केजीज और चौथे वाले का वेट भी कितना है 1000 केजीज। तो सबका वेट जो है वो बेसिकली सेम है, लेकिन डिस्टेंस अलग अलग है। यहाँ पे जो कॉस्ट आपके पास आ रही है वो कॉस्ट इस तरह कॉस्ट है आपके पास $4800 की, $4800 की। हमने यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ ए बी सी एंड डी। इसे हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है, इसको हमने कैलकुलेट करना है। सही। तो यहाँ पे जो बेसिस यूज करेंगे वो बेसिकली वेट की बेसिस तो यूज नहीं कर सकते, तो यहाँ पे यूज करना पड़ेगा हमें डिस्टेंस। जब हम यहाँ पे डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट पर किलोमीटर। अगर हम कॉस्ट पर किलोमीटर निकालते हैं तो कॉस्ट हमारी आवाज आ रही है 4800। किलोमीटर्स कितने हैं हमारे पास, पहले वाले के 200, दूसरे वाले के 400, तीसरे वाले के 600 और चौथे वाले के 1200। टोटल हो गया 2400। 1200 600 18, हाँ 2400। 4800 डिवाइड बाय 2400 आंसर आएगा 2 पर किलोमीटर। अगर यहाँ पे 2 पर किलोमीटर का आंसर आया तो हम ए बी सी और डी का आंसर निकालेंगे। ए में 2 पर किलोमीटर है, 200 मल्टीप्लाई बाय 2, दूसरे वाले का 400 मल्टीप्लाई बाय 2, तीसरे वाले का 600 मल्टीप्लाई बाय 2 और आखिरी वाले का 1200 मल्टीप्लाई बाय 2। तो इसका जो आंसर बनेगा वो आंसर बनेगा पहले वाले का 400, दूसरे वाले का 800, तीसरे वाले का 1200, आखिरी वाले का 2400। इसे कॉपी कर लें, फिर उसके बाद नेक्स्ट एरिया की तरफ मूव करते हैं। चले जी, इसके अंदर फिर एक और एरिया आता है, उसको जरा देख लेते हैं वो एरिया किस तरह मूव होता है। यहाँ पे हमने लिखे 3 पार्सल्स। पहला पार्सल है हमारे पास ए, दूसरा है बी, तीसरा है सी। सही। ये जा रहा है एक स्पेसिफिक डिस्टेंस तक। डिस्टेंस जो हमें दिया हुआ है वो कुछ इस तरह दिया हुआ है। पहला वाला 200 किलोमीटर, दूसरा वाला
400 किलोमीटर, तीसरा वाला 300 किलोमीटर, सही है नहीं, अलग अलग किलोमीटर है। फिर उसके बाद जो वेट दिया हुआ है वो वेट क्या है, वेट पहला वाला है 300 kg, दूसरा वाला है 400 kg, तीसरा वाला है 800 kg। अब ये दोनों चीजें एक दूसरे से डिफर कर रही है, क्या ख्याल, सही। हमने यहाँ पे बेसिकली जो करना है वो बेसिकली ये करना है कि आपको दी हुई कॉस्ट, कॉस्ट है बेसिकली 1200, कॉस्ट कितनी है 1200, आपने यहाँ पे कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ ए बी एंड सी। अब यहाँ पे दोनों चीजें जो है वो बेसिकली डिफर कर रही हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यार यहाँ पे हमारे पास जो तरीकेकार होता है, देखिए क्वेश्चन तो अपनी जगह पे बन गया ना, सही, सोल्यूशन मैं इसकी करवा रहा हूँ। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो तरीकेकार होता है वो बेसिकली ये होता है कि आप यहाँ पे एक एरिया बनाएंगे जिसको हम कहते हैं कॉम्पोजिट यूनिट। क्वेश्चन का पार्ट नहीं, इसीलिए मैं रेड में लिख रहा हूँ कॉम्पोजिट यूनिट। कॉम्पोजिट यूनिट का मतलब क्या होता है, वो यूनिट जिसके अंदर दो बेसिस हो। हम यहाँ पे देख क्या रहे हैं, हम बेसिकली यहाँ पे देख रहे हैं कॉम्पोजिट यूनिट। कॉम्पोजिट यूनिट क्या होता है, कॉम्पोजिट यूनिट होता है जिसके अंदर दो बेसिस हो, सही है। यानी यहाँ पे बेसिकली हम वेट को भी देखेंगे, उसके अलावा किलोमीटर को भी देखेंगे। कॉम्पोजिट यूनिट निकालना बड़ा सिंपल सा है, तरीकेकार क्या है, सिंपल, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 200 को 300 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6, 6000, सही है। या 200 मल्टीप्लाई बाय 300, मेरे ख्याल से 60,000 होगा, 6000 नहीं होगा, फिर भी एक दफा देख लेता हूँ। 200 मल्टीप्लाई बाय 300, 200 मल्टीप्लाई बाय 300, आंसर आएगा 60,000, सही, ये हो गया। 400 मल्टीप्लाई बाय 400, 160,000, और 300 मल्टीप्लाई बाय 800, 240,000। 240 और 160 हो गया 400,000 और 60 460,000, सही है जी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास अमाउंट कितनी है, हमारे पास कॉस्ट है 1200, इस 1200 को डिवाइड करेंगे किससे, इस 1200 को डिवाइड करेंगे 460,000 से, आंसर आएगा 1200 डिवाइडेड बाय 460,000, इसका आंसर आया 0.0026, 0.0026। इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं पहले वाले की कंपोजिट कॉस्ट यूनिट यानी 60,000 से, तो पहले वाले का आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 160,000 से, दूसरे वाले का आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 240,000 से, तो तीसरे वाले का आंसर हो जाएगा। तो ये बेसिकली जो एरिया है, ये बेसिकली क्या कहलाता है, कॉम्पोजिट कॉस्ट यूनिट, सही है। अब मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, इसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं 60,000 से, जो इसका आंसर आ रहा है वो आंसर आ रहा है 156, आगे 52 भी है, तो मैं राउंड करके 157 कर देता हूँ, सही है। और अगर इसी अमाउंट को 160,000 से मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर बनेगा 417.39, 417.39, 417 कर दें। उसके बाद अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ किससे, 240,000 से, तो इसका जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा अराउंड कोई 626, 626। तो ये आंसर आ गया ए का, या आंसर आ गया बी का, या आंसर आ गया सी का। इसे आप अपने पास कॉपी कर लें। उसके बाद एक क्वेश्चन आपको और देता हूँ जिसको आप लोग एक दफा ट्राई करेंगे, सही है। ये वाला एरिया आप लोगों ने कॉपी कर लिया। आप अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, आप लोगों के लिए क्वेश्चन बनाता हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक स्पेसिफिक कार है जिसके अंदर तकरीबन कोई 4 फैमिलीज जा रही है, या एक स्पेसिफिक वैन है जिसके अंदर 4 फैमिलीज जा रही हैं। हमारे पास अलग अलग फैमिलीज है, इन फैमिलीज को हमने नाम दे दिए। एक फैमिली है ए, एक फैमिली है बी, एक फैमिली है सी, एक फैमिली है डी। 4 फैमिली एक वैन के अंदर। पहली फैमिली जो है उसके अंदर जो पैसेंजर है, पहली फैमिली में जो पैसेंजर है, सही, पहली फैमिली के जो पैसेंजर है वो तकरीबन 4 है। दूसरी फैमिली में 6 पैसेंजर है, तीसरी फैमिली में 10 पैसेंजर है, चौथी फैमिली में 20 पैसेंजर है। यानी टोटल जो हमारे पास कैपेसिटी है वो तकरीबन 40 सीटों की है।
ये 40 सीटों के हिसाब से यहाँ पे कैपेसिटी आ गई। सही। पहली फैमिली जो जा रही है वो बेसिकली जा रही है किलोमीटर दूर 400, दूसरी फैमिली 1200, तीसरी फैमिली 200, चौथी फैमिली 600। यानी ये पहले वाली जा रही है सक्खर, ये जा रही है लाहौर, ये जा रही है हैदराबाद, ये जा रही है सादकाबाद। सही है। इसके ऊपर जो कॉस्ट आई है, यानी जो इन्होंने प्राइस पे किया है वो कुछ इस तरह है कि जो इन्होंने प्राइस पे किया है वो पे किया तकरीबन पाकिस्तानी, बल्कि क्योंकि डॉलर्स में कैलकुलेशन करते हैं। सपोज करो कि इस वैन वाले ने तकरीबन कोई 1 लाख रुपए लिए, 2 लाख रुपए लिए, सपोज करो 2 लाख रुपए लिए, यानी तकरीबन डॉलर्स के हिसाब से देखा जाए तो तकरीबन $2000 लिए। हमने कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ फैमिली ए, बी, सी एंड डी। तो जरा इसकी अमाउंट आप लोग कैलकुलेट कर लें, कॉम्पोजिट यूनिट निकालना है, उसके बाद अमाउंट कैलकुलेट कर दें। अच्छा जी, आप लोगों ने इसे कॉपी किया होगा। तो अगर हम यहाँ पे बेसिकली इसकी कॉम्पोजिट यूनिट निकालें, CU कॉम्पोजिट कॉस्ट यूनिट निकालें, तो कॉम्पोजिट कॉस्ट यूनिट 4 मल्टीप्लाई बाय 400 1600, 6 मल्टीप्लाई बाय 1200 इज इक्वल टू 7200। सही है। 10 मल्टीप्लाई बाय 200 इज इक्वल टू 2000 और 20 मल्टीप्लाई बाय 600 इज इक्वल टू 12,000। तो अगर हम इन सबको ऐड करें तो ये बन गया 14,000, 14 और 8,800, 14 22,800 बन रहा है। खैर एक दफ़ा मैं कैलकुलेट करके फिर भी इसको कंफर्म कर देता हूँ। पहले वाले की जो अमाउंट है वो है 1600, दूसरे वाले की अमाउंट है 7200, तीसरे वाले की अमाउंट है 2000 और चौथे वाले की अमाउंट है 12,000। तो आंसर आ रही है 22,800 का आंसर आ रहा है 22,800। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉस्ट कितनी है 2000 को डिवाइड करेंगे 22,800, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1600 से, मल्टीप्लाई करेंगे 7200 से, मल्टीप्लाई करेंगे 2000 से और मल्टीप्लाई करेंगे 12,000 से। तो इसका आंसर देख लेते हैं, आंसर क्या आता है भाई। 2000 डिवाइडेड बाय 22,800। सही है। तो आंसर आया उसको अच्छा आंसर क्या आया, आंसर आया 0.0877। इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1600 से, पहले वाले का आंसर आ रहा है 140। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 7200 से, इसका आंसर आ रहा है कि 631.5 तो 632। फिर इसको डिवाइड, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2000 से, इसका आंसर आ रहा है 175। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12,000 से, आंसर आएगा 1052। तो ये आपके पास टोटल 1053 कर लेते हैं, 1053। इसको अगर टोटल कर ले यहाँ पे तो ये टोटल अमाउंट तकरीबन 2000 के करीब करीब बनती है। तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो आपके पास सर्विस कॉस्टिंग का इतना कोई लेंथी चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है। इस एरिया को यहाँ पे जाके आपने देखा है। सही है। इसके ऊपर जरा एक छोटा सा क्वेश्चन और बता देता हूँ, इसके बाद तकरीबन ये वाला एरिया वाइंड अप हो जाएगा। सही। आखिरी क्वेश्चन जरा इसका देखिए। हमारे पास एक कंपनी है जिसके पास एक रेस्टोरेंट है, टेबल या टेबल्स इन रेस्टोरेंट। जो हमारे पास टेबल है रेस्टोरेंट के अंदर वो बेसिकली है 30। सही है जी। सीट्स पर टेबल, जो सीट्स पर टेबल है वो है कोई तकरीबन 10, यानी तकरीबन कोई 300 सीट्स है पूरे होटल में। अच्छा, उसके बाद जो टर्न अराउंड टाइम है, यानी जब लोग आते हैं, आके खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद वापस जाते हैं, तो टर्न अराउंड टाइम कुछ रेस्टोरेंट के अंदर 1 घंटे का भी होता है, लेकिन हमारा रेस्टोरेंट ऐसा है जहाँ पे लोग जैसे बिरयानी खा के उड़ जाते हैं, सिर्फ बिरयानी वाला रेस्टोरेंट है, बिरयानी खा के उड़ जाते हैं, फास्ट फूड खा के उड़ जाते हैं। तो वहाँ पे टर्न अराउंड टाइम इतना ज्यादा नहीं होता, आधा घंटा लगता है। 0.5 आवर्स हमारा टर्न अराउंड टाइम है। सही है। उसके बाद हमें दिया हुआ है यहाँ पे बेसिकली ऑक्यूपेंसी रेट, हमेशा आपकी सीट्स फुल नहीं होती। सीट जो फुल होती है, ऑक्यूपेंसी रेट जो है वो हमारा है 60%। 60% टाइम जो है वो हमारी सीट्स फुल रहती है। आवर्स पर डे जो हमें दिए हुए यहाँ पे, वो आवर्स पर डे हमारे पास कोई अराउंड 8 और डेज पर मंथ हमारे पास 30।
हमारी जो कॉस्ट है वो है तकरीबन $4000। हमने कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेट कॉस्ट पर सीट। हमने ये देखनी है कि बेसिकली कॉस्ट पर सीट भी कह सकते हैं आप, बल्कि कॉस्ट पर कस्टमर कह लें, इसको ज़्यादा अच्छा लगेगा। कॉस्ट पर कस्टमर निकालना, एक कस्टमर के ऊपर हमारी कॉस्ट कितनी आ रही है। इसको जरा देखें, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं आप। एक दफ़ा आप लोग ट्राई करें, क्योंकि इस क्वेश्चन को करवाने के बाद ऐसा एक क्वेश्चन देने में कोई फायदा बनेगा नहीं। तो आप लोग ट्राई करें, वरना मैं इस क्वेश्चन को करवाता हूँ उसके बाद। देखिए, इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे ना, तो आपने कॉस्ट पर कस्टमर निकालना है। आपका नहीं पता यहाँ पे कितने कस्टमर्स आए। जरा सुने, हमारे पास 30 टेबल्स है, हर टेबल के ऊपर 10 सीट्स है। उसके बाद उसका मतलब है हमारे पास जो टोटल सीट्स है वो सीट्स है तकरीबन कोई 300 हमारे पास सीट्स है। सीट का जो ऑक्यूपेंसी रेट है, मतलब उसके ऊपर लोग जो आके बैठते हैं वो 60% टाइम बैठते हैं। तो 60% टाइम बैठते हैं, यानी तकरीबन हर घंटे, यानी हर वक्त तकरीबन कोई एवरेजली 180 सीट्स फुल रहती है। जो सीट्स है वो 180 है, सही है। पूरे दिन में 8 घंटे, अगर मल्टीप्लाई करता हूँ इसको 8 घंटे से, तो 180 मल्टीप्लाई बाय 8, तो तकरीबन 1440 बनेंगी एक दिन में। अगर एक सीट पे एक कस्टमर 1 घंटा गुजारता है, तो हमारे पास 1440 कस्टमर एक दिन में आ रहे हैं। लेकिन हमारे पास पूरे साल में 30 दिन है। अगर मैं इसको 30 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास पूरे साल में 43,200 कस्टमर आएंगे। अगर एक कस्टमर 1 घंटा गुजारता है एक सीट के ऊपर। देखो, 30 सीट्स है, 30 टेबल्स है, 10 सीट्स है, 300, 60% ऑक्यूपाई होती है। 8 घंटे में अगर हर घंटे में एक कस्टमर आता है, तो फिर तो हमारे पास 43,200 कस्टमर आए। लेकिन हमारे पास हर घंटे में एक कस्टमर नहीं आता। हमारे पास एक कस्टमर का जो टर्न अराउंड टाइम है वो आधा घंटा है। कस्टमर आता है, आधा घंटे में खाना खा के चला जाता है। इसका मतलब ये हुआ, एक घंटे में अगर 43,200 कस्टमर बन रहे हैं, तो आधे घंटे के हिसाब से डबल बनेंगे, यानी कि 86,400। अब कॉस्ट पर कस्टमर निकालना है, तो कॉस्ट पर कस्टमर के लिए आप क्या करेंगे कि आपके पास कॉस्ट आ रही है $4,000 की, उसको आप डिवाइड कर देंगे 86,400 से। तो 4,000 डिवाइडेड बाय 86,400, तो आंसर हमारे पास आ रहा है, वो आंसर आ रहा है 0.04629, 0.04629, यानी कि 3। तो ये इसका आंसर है। और यहाँ पे जाके जो सर्विस कॉस्टिंग का चैप्टर है वो अपनी जगह पे वाइंड अप हो जाता है। इसके बाद आपने इसकी किट देखनी है।